उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम पूंजी बाजार पढ़ रहे थे। वित्तीय बाजार के हमने दो भाग किए थे, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो हम पूंजी बाजार को पढ़ रहे थे और कल पिछली क्लास में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा था। ठीक है, तो उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम सबसे पहले इन टर्म्स को जानेंगे कि डीमैट खाता क्या होता है, सेटलमेंट साइकिल क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में निपटान अवधि। तो सेटलमेंट साइकिल क्या होता है और इसके जो तीन प्रकार हैं, सेटलमेंट साइकिल तीन प्रकार का होता है, T+3, T+2 और T+1। अब ये क्या होता है इसको जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि शेयर बाजार में जो दो प्रमुख दलाल या निवेशक यानी जो ब्रोकर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे बुल या बियर, जिसे क्या बोलते हैं तेजड़िया और मंदड़िया। तो तेजड़िया और मंदड़िया क्या होते हैं इनको जानेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ प्रमुख देशों के सूचकांक, यानी कुछ प्रमुख मतलब ऐसे देश जिनके सूचकांक उनके नाम से नहीं मैच करते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके सूचकांक उनके नाम से हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे देश जिनके सूचकांक उनके नाम से नहीं है, थोड़ा हटकर है। ठीक है, तो उनके सूचकांकों को हम जानते हैं। भारत के सूचकांक तो आप जान गए, सेंसेक्स और निफ्टी। तो कुछ ऐसे देश जिनके और सूचकांक है उनको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि डीमैट खाता क्या होता है। ठीक है, डीमैट खाता क्या होता है, जैसे आम खाते जैसा नहीं होता। ठीक है, ये आम खाते जैसा नहीं होता। जैसे हमारे खाता होते हैं ना बैंक में, आदान प्रदान भुगतान के लिए, धन के आदान प्रदान के लिए, ये वैसा नहीं होता। ये बैंक खाता जो होता है उससे थोड़ा इतर होता है, थोड़ा अलग होता है। तो कैसे अलग होता है, ये शेयरों के, शेयर और जो बॉन्ड होते हैं उनके खरीद और बिक्री के लिए प्रयोग होता है। डीमैट खाता शेयर या बॉन्ड के खरीद या बिक्री, क्रय विक्रय के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है, शेयर या बॉन्ड के लिए होता है। ठीक है, कौन, डीमैट खाता। तो इसका मतलब फिर जब शेयर या बॉन्ड खरीदेंगे या बेचेंगे तो फिर धन कैसे आदान प्रदान कैसे होगा, इसके लिए डीमैट खाता बैंक खाते से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो डीमैट खाता एक विशेष प्रकार का खाता होता है। डीमैट खाता एक विशेष प्रकार का खाता होता है जिसमें कोई निवेशक शेयर बाजार में, जिसके माध्यम से कोई निवेशक शेयर बाजार में शेयर या बॉन्ड का क्या कर सकता है, क्रय विक्रय कर सकता है। किसके माध्यम से, डीमैट खाते से, डीमैट खाते के माध्यम से। ठीक है, और धन के आदान प्रदान के लिए डीमैट खाते का बैंक खाते से जुड़ा होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, यह है आपका डीमैट खाता। होता क्या है कि वर्तमान में जितने भी शेयर या बॉन्ड होते हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से उनका क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में सभी शेयर या बॉन्ड ऑनलाइन माध्यम से क्रय विक्रय किए जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई भौतिक शेयर या बॉन्ड है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर या बॉन्ड में बदलने या परिवर्तित करने का काम कौन करता है, NSDL और CSDL, नेशनल सर्विस डिपोजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक है, NSDL और CSDL भौतिक शेयर या बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक शेयर या बॉन्ड में परिवर्तित करने का क्या करता है, काम करता है। तो ये आपका था डीमैट खाता। अब नेक्स्ट हमने क्या बोला, सेटलमेंट साइकिल, इसको बोलते हैं निपटान अवधि। निपटान अवधि यानी सेटलमेंट साइकिल वह अवधि होती है जो शेयरों के क्रय विक्रय से संबंधित होती है। निपटान अवधि वह अवधि होती है, सेटलमेंट साइकिल वह साइकिल होता है, वह अवधि होती है जो शेयरों के क्रय विक्रय से संबंधित होता है। मतलब अगर आपने शेयरों का क्रय विक्रय किया दो निवेशकों ने आपस में, तो उनका पूरा निपटारा जितने दिन में होता है, जितने समय में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, सेटलमेंट साइकिल, निपटान अवधि। निपटान अवधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। सेटलमेंट के आधार पर निपटान अवधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। हमने क्या बताया था, T+3, T+2 और T+1। अभी T+3 क्या है, T+3 का मतलब होता है जब शेयरों का क्रय विक्रय हो, और निपटान क्या हो, तीसरे दिन हो। निपटान शेयरों के क्रय विक्रय के पश्चात जब तीसरे दिन होता है तो उसको बोलते हैं T+3 सेटलमेंट साइकिल। मतलब मान लीजिए आज सोमवार है, अब उसके तीसरे दिन का मतलब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी शेयरों का जो निपटान होगा कब होगा, गुरुवार को। तो ये T+3 टाइप का सेटलमेंट साइकिल हो गया। अब T+2 क्या है, मतलब मान लीजिए कि आपने शेयर खरीदे, शेयरों का जो क्रय विक्रय हो रहा है उसका जो निपटारा है 2 दिन बाद हो, तो उसको बोलते हैं T+2 सेटलमेंट साइकिल। मतलब आप मान लीजिए सोमवार है, अब दूसरे दिन सेटलमेंट साइकिल कैसे होगा, मंगल बुध, यानी बुधवार को ही हो जा रहा है सेटलमेंट। तो ये कौन सा सेटलमेंट साइकिल है, T+2 टाइप का। ठीक है, तो सबसे तेज कौन है, T+1, यानी आज आपने शेयर खरीदा और उसके दूसरे दिन ही क्या हो जा रहा है, निपटारा हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं T+1 सेटलमेंट साइकिल। ठीक है, तो विश्व में चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा देश है जो सेटलमेंट साइकिल में T+1 को लाया। यानी आज आपने शेयर के क्रय विक्रय किया और उसके दूसरे दिन क्या हो जा रहा है, इसका निपटारा हो जा रहा है। और कब लाया गया है, 1 जनवरी 2023 से सेबी ने देश में T1 निपटारा को क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। तो चीन के बाद विश्व में भारत दूसरा देश है जो T+1 निपटारा को लागू करता है। ठीक है, अच्छा, T+1 निपटारा को लागू करने के लाभ क्या हो सकते हैं, क्यों लाया गया, बहुत सारे इसके लाभ है, लेकिन जो दो प्रमुख लाभ है वो क्या है। पहला हम देखते हैं कि निपटान की प्रक्रिया तीव्र हो रही है। भाई आज क्रय विक्रय हुआ, दूसरे दिन निपटारा हो जा रहा है, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा दूसरा फायदा कि शेयर बाजार में तरलता बनी रहेगी।
आज हमने शेयरों का क्रय विक्रय किया, अब वो 3 दिन बाद हो रहा है, आप मुझे भुगतान कर रहे हैं या मैं आपको कर रही हूं 2 दिन बाद, कितना लंबा टाइम पीरियड चल रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर क्या है, अभी सस्ते में है और मुझे खरीदना, मुझे लग रहा है कि आगे इसके रेट बढ़ेंगे, तो मेरे पास अभी रकम नहीं है और आप मुझे भुगतान नहीं कर रहे हैं अभी, तो इससे क्या होगा, शेयर बाजार में मंदी आती है। ठीक है, लेकिन क्या है, जब T+1 क्या करता है, शेयर बाजार में तरलता लाता है। हमने क्रय विक्रय किया और आपस में निपटारा दूसरे दिन ही कर लिया। ठीक है, तो पहला इसका लाभ यही होता है कि इसमें प्रक्रिया तीव्र होती है, समय की बचत हो रही है, इसका मतलब। दूसरा क्या है कि शेयर बाजार में तरलता बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो निवेशक होते हैं, जो शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। शेयर बाजार में 2 प्रकार के दलाल या निवेशक होते हैं। कौन कौन सा, पहला हमने बताया था बुल, जिसको बोलते हैं तेजड़िया, और एक होते हैं बियर, इसको बोलते हैं मंदड़िया। अब ये बुल और बियर होते क्या, देखिए बुल, तेजड़िया, ये क्या होते हैं, ऐसे निवेशक या दलाल, जिसको ब्रोकर बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे निवेशक या दलाल जो शेयर बाजार में जब वृद्धि होती है, जब उछाल होती है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि शेयरों में डिमांड बढ़ रही है, शेयरों की डिमांड बढ़ रही है, शेयरों की मांग बढ़ रही होती है, तो क्या करते हैं, सपोज उसने किसी कंपनी के शेयर को खरीद लिया। ठीक है, अब देख रहा है कि इस कंपनी के शेयर में डिमांड बढ़ती जा रही है, इसमें वृद्धि हो रही और भविष्य में भी इसके शेयरों के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है, तो क्या करेगा, और शेयर खरीदता है ताकि सब और वृद्धि हो, तो उस वक्त शेयरों को बेचे और फिर लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, तो यानी शेयर बाजार में वृद्धि को देखकर जब कोई निवेशक शेयरों को खरीदता है इस संभावना से कि भविष्य में इसमें और वृद्धि होगी और वो बेचकर लाभ कमाएगा, तो उसको बोलते हैं, कौन से निवेशक होते हैं, वो होते हैं बुल या तेजड़िया। अब बियर क्या होते हैं, इसको बोलते हैं मंदड़िया हिंदी में। बियर वे निवेशक होते हैं जो शेयर बाजार में गिरावट देखकर, शेयर बाजार अगर गिर रहा है तो शेयर बाजार में गिरावट देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि भाई भविष्य में और गिरावट आएगी, तो वो और ज्यादा नुकसान ना हो, इससे बचने के लिए वो जल्दी जल्दी शेयरों को क्या करने लगते हैं, विक्रय करने लगते हैं। ठीक है, बुल शेयर बाजार में उछाल देखते हैं, शेयर बाजार में जब वृद्धि देखते हैं तो शेयरों को क्रय करते हैं ताकि जब और वृद्धि हो भविष्य में तो उस वृद्धि के समय वो बेचकर क्या करें, लाभ कमा सके। वही बियर शेयर बाजार में जब गिरावट होती तो उस गिरावट को देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में और गिरावट होगी, तो उस नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने शेयरों को जल्दी जल्दी विक्रय करते हैं, उनको बोलते हैं बियर। तो ये आपके शेयर बाजार में जो 2 प्रकार के जो निवेशक होते हैं, जो 2 दलाल होते हैं, ब्रोकर होते हैं, हो गए बुल और बियर। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि सूचकांक कुछ ऐसे देश, देखिए कुछ ऐसे देश है जिनके सूचकांक उनके नाम से हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे देश जिनके सूचकांक उनके नाम से नहीं संबंधित, आप समझ ही नहीं पाएंगे किस देश के सूचकांक है, तो उन देशों के सूचकांक हम देखते हैं। आप अक्सर वो डेवलप्ड कंट्री हैं और उनके अक्सर नाम भी आते रहते हैं तो हम समझ नहीं पाते, तो कुछ ऐसे देश जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर न्यूज में रहते हैं, तो उन देशों के सूचकांक आप देखिए और कौन से देश हैं और उनके सूचकांक देखिए, मैंने बोर्ड में लिखा, अच्छे से देखिए, उनको राइट डाउन कर लीजिएगा। कुछ प्रमुख देश तथा उनके सूचकांक, जैसे फ्रांस के सूचकांक को क्या बोलते हैं, CAC 40, जर्मनी के सूचकांक को क्या बोलते हैं, DAX 30, सिंगापुर के सूचकांक को SGX, वही जापान के सूचकांक को निक्की बोलते हैं, हांगकांग के हैक्सैंग बोलते हैं, हांगकांग के जो सूचकांक है उसको हैक्सैंग बोलते हैं, ब्रिटेन के सूचकांक को FTSE 100 बोलते हैं, USA अमेरिका के सूचकांक को नास्डैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख देश और उनके क्या है, सूचकांक हैं। अब हम कुछ और टर्म समझते हैं, जैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE क्या होता है, जिसका नियामक सेबी है। ठीक है, तो समझते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और साथ ही समझते हैं हम IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसका नियामक क्या है, IFSCA, A मतलब लास्ट में आपको अथॉरिटी लगा देना है। ठीक है, MCAP क्या होता है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण, ये क्या होता है। अब इन 3 टर्म्स को समझते हैं, चलिए। तो SSE सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, पहले बात तो इसका नियामक क्या है, सेबी होता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का नियामक सेबी होता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कोई भी लाभकारी तथा गैर लाभकारी कंपनी या संस्था, कोई भी लाभकारी या गैर लाभकारी संस्था क्या करती है, बाजार से पूंजी जुटाती है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कोई भी लाभकारी या गैर लाभकारी संस्था बाजार से पूंजी जुटा सकती है, जिसका नियामक सेबी होता है। यह कोई अलग से स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, यह NSE और BSE के अंतर्गत ही क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी NSE और BSE के अंतर्गत ही ये भी क्या होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं। अब ये पूंजी कैसे जुटाते हैं, SSE जो होता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध जो सामाजिक संगठन होते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सामाजिक संगठन जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जारी करते हैं, ZB बॉन्ड जारी करते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, बाजार से पूंजी जुटाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये क्यों आया, देखिए होता क्या, इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2019 से। होता क्या है कि पहले कोई भी जो गैर लाभकारी संगठन है, लाभकारी संगठन है, ठीक है, आपसे कोई फंड मांग रहा है कि भाई विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए है, ये अनाथ आश्रम के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, और लिंक आपके पास आती थी।
कि पे कर दीजिए। अब इससे स्कैम बहुत ज्यादा हो जाते थे, है ना। अब इसके आने से क्या हो गया, स्कैम नहीं। अगर किसी को आपको पे करना है कि भाई मुझे, इसमें लिस्ट बनी होती है कि किन किन क्षेत्रों में ये इन्वेस्ट करेंगे, आपका जो धन है वो किन किन क्षेत्रों में इन्वेस्ट होगा, और बाकायदे पूरा विवरण दिया जाएगा कि आपके एक एक रुपए का हिसाब दिया जाएगा कि आपका पैसा कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च हुआ, ठीक है, एसएससी में, ठीक है। तो ये है आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेक्स्ट एक टर्म है हमारा आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की गई है तथा इसे गिफ्ट सिटी कहते हैं। इस क्षेत्र को गिफ्ट सिटी कहते हैं। तो इस क्षेत्र को गिफ्ट सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्षेत्र सरकार के कर कानून से बाहर होता है। सरकार के कर कानून से बाहर का मतलब सरकार के कर कानून यहां पे लागू नहीं होते, यहां किसी भी प्रकार का कर यानी टैक्स लागू नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, गिफ्ट सिटी। साथ ही साथ यह किसी भी नियामक संस्था के दायरे में नहीं आता है। किसी भी नियामक संस्था, जैसे आरबीआई ले लीजिए, सेबी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे आईआरडीए हो, चाहे पीएफआरडीए हो, इन सभी संस्थाओं के दायरे से क्या होता है, बाहर होता है। कौन? आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो फिर ये किसके दायरे में आता है? इसका नियामक कौन है? इसका जो नियामक है वो होता है आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। आईएफएससी का जो नियामक है, सी के बाद ये लगा दीजिए, तो आईएफएससी का जो नियामक है आईएफएससी ए होता है, ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 2020 में आईएफएससी अधिनियम 2019 के तहत किया गया। और यह एक कैसी संस्था है? यह एक सांविधिक संस्था है। याद रखिएगा, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। यह एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। हम जानते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में क्या होता है, प्रत्यक्ष वर्णन होता है। लेकिन सांविधिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका निर्माण संसद या कार्यपालिका करती है बाद में, है ना। संसद या कार्यपालिका कानून बनाकर करती है, वो होती है हमारी सांविधिक संस्था। तो याद रखिएगा, आईएफएससी क्या है, एक प्रकार की सांविधिक संस्था है, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं, सेबी का, तो कुछ नहीं, याद रखिएगा, इसको किसी भी रैंडम व्यक्ति को कुछ योग्यताओं के तहत केंद्र सरकार क्या करती है, इसके जो सदस्य होते हैं उनकी क्या करती है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या करती है, नियुक्ति करती है। तो आईएफएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। एक और बात, आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई, जो देश का आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? आईएनएक्स, अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है उसमें, ठीक है, जो देश का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो 24/7 काम करता है। 24/7 मतलब 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन क्या होता है, खुला रहता है, यानी कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज जानते हैं कि विश्व का पहला स्वर्ण से संबंधित बुलियन एक्सचेंज की स्थापना भी यहां की गई है। बुलियन वर्ड जो होता है वो स्वर्ण से संबंधित है, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का पहला बुलियन एक्सचेंज की स्थापना कहां की गई है, तो याद रखिएगा, यहां विश्व का पहला, यानी कहां, जो आपका आईएफएससी है, यहां विश्व का पहला स्वर्ण से संबंधित बुलियन एक्सचेंज की क्या की गई है, स्थापना की गई। बुलियन सब गोल्ड को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आईएफएससी। अब नेक्स्ट एक वर्ड समझते हैं, एम कैप क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, बाजार पूंजीकरण क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी कंपनी के शेयरों की संख्या को प्रति शेयर के मूल्य से गुणा कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं बाजार पूंजीकरण। मतलब अगर आपने 100 शेयर जारी किए, ठीक है, और एक शेयर का मूल्य आपका 20 रुपए है, तो जितने शेयर थे और हर एक शेयर का जो एक मूल्य है, पर शेयर जो मूल्य है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, एम कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण। हमने क्या कहा, जब किसी कंपनी के कुल शेयरों की संख्या से प्रति शेयर बाजार मूल्य का गुणा किया जाता है तो उसे बाजार पूंजीकरण कहते हैं। एम कैप कहते हैं, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बाजार पूंजीकरण, ठीक है। देखिए कैसे, इसका फॉर्मूला, मतलब अभी हमने जो बोला उसको फॉर्मूले में बदलिए। एम कैप बराबर कंपनी के कुल शेयरों की संख्या गुणे प्रति शेयर बाजार मूल्य, मतलब एक शेयर का बाजार में मूल्य कितना है। तो मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि कंपनी के कुल शेयरों की संख्या कितनी है, 1 लाख है, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो कंपनी के शेयरों की कुल संख्या कितनी है, 1 लाख, हम मान रहे हैं, ठीक है। तथा प्रति शेयर जो मूल्य है वो 200 रुपए है, मतलब एक शेयर का जो मूल्य है वो 200 रुपए का है, ठीक है। तो अब जो एम कैप है वो कैसे निकलेगा, कुल शेयरों की संख्या गुणे प्रति शेयर बाजार मूल्य, यानी 200, 1 लाख गुणे 200, यानी कितना निकल जाएगा आपका, 2 करोड़। तो एम कैप कितना निकला, 2 करोड़। ये क्या है, कंपनी की क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी पूंजीकरण, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लीजिए रियल लाइफ में, जैसे आप सुनते होंगे ना कि सेंसेक्स उछाल में है, सेंसेक्स के मूल्य में वृद्धि हुई, निफ्टी के मूल्य में वृद्धि हुई या कमी आई, तो कैसे देखिए निकलता है। जैसे सेंसेक्स है, ठीक है, मान लीजिए न्यूज आती है कि सेंसेक्स के मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक है, सेंसेक्स में वृद्धि हुई, तो सेंसेक्स में वृद्धि हुई।
अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। सेंसेक्स में हम जानते हैं 30 कंपनियों के स्टॉक शामिल है। सेंसेक्स में कितनी कंपनियों के स्टॉक शामिल है? 30 कंपनियों के स्टॉक शामिल है, ठीक है। तो एम कैप कैसे निकलेगा? शेयरों के मूल्य, शेयरों की संख्या गुणे प्रति शेयर बाजार मूल्य, प्रति शेयर बाजार मूल्य गुणे शेयरों की संख्या, ठीक है। तो मान लीजिए कि बाजार में शेयरों की मांग अधिक और आपूर्ति कम है, ठीक है। शेयरों की डिमांड ज्यादा है और उसकी अपेक्षा आपूर्ति कम है। तो हम जानते हैं जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो क्या होता है? उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो शेयरों की अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब शेयरों के मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। शेयरों के मूल्य में वृद्धि होने का मतलब, ये देखिए, शेयरों के मूल्य में वृद्धि होने का मतलब एम कैप में वृद्धि होना, मतलब जितने शेयर थे और उन शेयरों में प्रति शेयर के मूल्य की वृद्धि होती जाएगी तो एम कैप बढ़ेगा आपका, ठीक है। एम कैप बढ़ने का मतलब जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं उनके स्टॉक मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब 30 कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में वृद्धि का मतलब सेंसेक्स में वृद्धि हो रही। तो कभी न्यूज में आया कि सेंसेक्स में वृद्धि हुई, इसका मतलब 30 कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में वृद्धि हुई, इसका मतलब एम कैप बढ़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण में कंपनी की क्या हुई? वृद्धि होती है, ठीक है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी को, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कोई भी कंपनी है उसको एम कैप के आधार पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सा? पहला स्मॉल कैप कंपनी, दूसरी मिड कैप कंपनी और तीसरी है हमारी लार्ज कैप कंपनी। अब ये स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी कौन होती है? इनको ध्यान से सुनिए। तो स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं? याद रखिएगा, स्मॉल कैप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका एम कैप, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होता है। जिन कंपनियों का एम कैप 5000 करोड़ से कम होता है उनको क्या बोलते हैं? स्मॉल कैप कंपनियां। इन कंपनियों में जोखिम अधिक होता है। जोखिम अधिक है तो मतलब प्रतिफल भी अधिक होगा। याद रखिएगा, जहां जोखिम अधिक, जहां रिस्क अधिक, वहां रिटर्न भी अधिक होगा, प्रतिफल भी अधिक होगा। तो याद रखिएगा, इन कंपनियों में जोखिम अधिक होता है, यही कारण है कि इनका प्रतिफल भी अधिक होता है। और शेयर बाजार में एक बात याद रखिएगा, शेयर बाजार में जो जोखिम होता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं। बी होता है ना, बी की जो डंडी उसको थोड़ी लंबी कर दीजिए, बीटा से डिनोट करते हैं जोखिम को। और जो प्रतिफल होता है, जो रिटर्न होता है, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन आपने देखा होगा, बिल्कुल। तो जो प्रतिफल होता है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो कभी भी अल्फा बीटा देखिए शेयर बाजार में समझ जाएगा, बीटा इंडिकेट्स जोखिम, अल्फा इंडिकेट्स प्रतिफल या रिटर्न। तो जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है वहां जोखिम यानी बीटा अधिक होता है, यही कारण है कि वहां अल्फा भी अधिक होता है। तो ये स्मॉल कैप कंपनियां हो गई जिनका क्या होता है, जिनमें एम कैप जिनका 5000 करोड़ से कम होता है। अब अगर आपसे बात पूछ रहा है कि मिड कैप कंपनियां क्या होती है, तो मिड कैप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका एम कैप जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से अधिक और 20000 करोड़ से कम। जिन कंपनियों का एम कैप 5000 करोड़ से अधिक और 20000 करोड़ से कम होता है उनको बोलते हैं मिड कैप कंपनियां, ठीक है। इनमें लार्ज कंपनी यानी लार्ज एम कैप कंपनी बनने की क्या होती है? सक्षमता होती है, सक्षम होती है, बनने के लिए अग्रसर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्ज कैप कंपनी क्या होती है। लार्ज कैप कंपनी वे कंपनियां होती हैं जिनका एम कैप 20000 करोड़ से अधिक होता है। वे कंपनियां जिनका एम कैप 20000 करोड़ रुपए से क्या होता है? अधिक होता है। यह अत्यधिक क्या होती है? सुरक्षित कंपनी मानी जाती है। लार्ज कैप कंपनियां अत्यधिक सुरक्षित मानी जाती है, यही कारण है कि यहां बीटा कम होता है। बीटा कम तो अल्फा भी कम, यानी जोखिम कम होता है, और जोखिम कम तो प्रतिफल भी कम होता है। तो ये आपका हुआ एम कैप। एम कैप के आधार पर हमने देखा कि सूचीबद्ध जो कंपनियां होती हैं उनको एम कैप के आधार पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना ठीक है, नहीं तो फिर लेक्चर बड़ा हो जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।